हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इलाइट इंस्टीट्यूशंस की वीडियो क्लासेस में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर एटम के वीडियो नंबर 2 में। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एटम का जो है वीडियो एक बना लिया है और उसमें हमने एटम के रिगार्डिंग जो स्टार्टिंग में थ्योरीज आई थी डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमने उन थ्योरीज को डिस्कस किया। हमने डॉल्टन थ्योरी को स्टडी किया, उसके बाद में हमने जैसे थॉमसन थ्योरी को स्टडी किया और उसके बाद हमने जो है इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, हमने उस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से स्टडी किया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही ये वीडियो आपके समझ में आने वाला है, नहीं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं होगा स्टूडेंट्स। और जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली पिछली वीडियो को देख चुके हैं, वॉच कर चुके हैं, वो कंटिन्यूसली मेरे साथ जुड़े रहें, अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए कॉपी और पेन साथ रखें स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे वीडियो में दो छोटे छोटे टॉपिक्स की, और जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं वो होने वाला है एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज। मतलब हम ये पता करेंगे आज की वीडियो में कि रदरफोर्ड ने आइडिया कैसे लगाया कि जो न्यूक्लियर साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर है, ये कैसे आइडिया लगाया उसने। और एक नया टर्म और सीखेंगे, इंपैक्ट पैरामीटर। तो ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं, इन दोनों टर्म्स के रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे हम आज के दोनों नए टॉपिक्स के साथ में, जो कि रहने वाले हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको मैंने कहा एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज, और एक न्यू टर्म जो की है इंपैक्ट पैरामीटर। स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ में। यस स्टूडेंट्स, देखिए पिछले वीडियो में हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से स्टडी किया। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने क्या किया, उसकी टीम ने और उसने क्या किया, मतलब वो रेडियो एक्टिविटी पे जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने गोल्ड फॉइल जो प्लेट थी उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करवाया। तो उस पूरे फिनोमेना में उसने ये देखा कि एक अल्फा पार्टिकल जो है मतलब 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल क्या आ गया, बाउंस बैक आ गया, रिटर्न बैक आ गया, रिट्रेस हो गया, 180 डिग्री से रिट्रेस हो गया। ठीक है, तो उसने वहां से आइडिया लगाया, मतलब बहुत सारे रिजल्ट्स दिए, अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 रिजल्ट्स थे जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखे हैं। ओके, तो अब उन 5 और 6 रिजल्ट्स को ही आगे ले जाते हुए हम साइज ऑफ न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे, या फिर ये कहें कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम स्टडी करने वाले हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, इसके लिए देखो एक डायग्राम मैंने ऑलरेडी रेडी कर रखा है बोर्ड पे, इस डायग्राम को समझेंगे आप। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक जो है एटम कंसिडर कर रखा है, मेरे पास एक एटम है और इस एटम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स को क्या करवा रहे हैं, बॉम्बार्ड करवा रहे हैं। तो जब बॉम्बार्ड करवा रहे हैं तो देखिए, मतलब जो फर्स्ट अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या हुआ, बिना डिफ्लेक्शन के सीधा निकल गया। ऑब्जर्वेशन याद करें आप, 3 ऑब्जर्वेशंस थे रदरफोर्ड के। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, 99% अल्फा पार्टिकल विदाउट डेविएट हुए क्या हो जाते हैं, सीधे मूव कर जाते हैं। तो जो फर्स्ट और जो सॉरी ऊपर से देखिए फर्स्ट और नीचे से जो 2 डैश हैं, ये ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो विदाउट डेविएट हुए क्या निकल जाएंगे, सीधे ही निकल जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये 99 अल्फा पार्टिकल्स में से हैं स्टूडेंट्स। ऑब्जर्वेशन सेकंड याद करिए आप, सेकंड ऑब्जर्वेशन में हमने ये कहा था कि अप्रोक्सीमेटली 1% अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपने पाथ से डेविएट्स होते हैं। तो देखिए यहां से ये जो सेकंड अल्फा पार्टिकल आ रहा है ऊपर से सेकंड, और नीचे से फर्स्ट डैश अल्फा पार्टिकल, देखिए ये क्या करेंगे, ये अपने पाथ से डेविएट हो रहे हैं। अब ये दो तरीके से डेविएट हो सकते हैं, लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90। ओके, ये 1% में ही कंसीडर है सारा। ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन याद करिए आप। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, थर्ड ऑब्जर्वेशन ये था कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि क्या गया, सीधा गया और वापस बाउंस बैक होके आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन था। अब इस थर्ड ऑब्जर्वेशन में ही हम एक न्यू टर्म ढूंढेंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच, आर नोट की बात करने वाले हैं। मतलब हम ये देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना क्लोजेस्ट तक अप्रोच किया है, कहां तक वो उसको अप्रोच करके वापस रिट्रेस आया है। तो वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहां आपको डायग्राम में इजीली दिख रहा होगा कि जो रे नंबर थर्ड है, सॉरी जो अल्फा पार्टिकल है, थर्ड नंबर पे अल्फा पार्टिकल है, वो जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, वापस से रिट्रेस होके आ गया। तो देखिए ये जिस डिस्टेंस तक गया है, जहां तक ये अप्रोच करा है, उस डिस्टेंस से लेके न्यूक्लियस के सेंटर के मिड का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही हम क्या कहेंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच कहेंगे स्टूडेंट्स।
एक चीज और समझना, मैं इसको डिफाइन करूंगा अच्छे से। देखिए, जब अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा सेंटर लाइन में जा रहा है, किसके सेंटर लाइन में? न्यूक्लियस के सेंटर लाइन में, समझना। देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, तो देखिए इसके चारों तरफ पॉजिटिवली चार्ज है, तो न्यूक्लियस का जो सेंटर लाइन है, उस सेंटर लाइन में जब एक अल्फा पार्टिकल क्या करता है? मूव करता है, कंटिन्यूअसली मूव करता है, ठीक है। तो मूव करने पर क्या करता है कि वो एक ऐसी पोजीशन पर जाके कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स को फील करता है। एक ऐसी पोजीशन आती है इस थर्ड या सेंटर लाइन में, एक ऐसी पोजीशन आती है जहां पे वो क्या करता है? कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स को फील करना या एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब वो जो रिपल्सिव फोर्स है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एट ए पर्टिकुलर प्लेस कि वहां पर क्या होता है कि इस अल्फा पार्टिकल की कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, तभी समझ में आएगा, ओके। और इसको समझने के लिए चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नॉलेज होना भी हमें जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स की बात कर रहा हूँ, अट्रैक्टिव जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो वो फॉर्मूलेज हमें आइडिया होना चाहिए। तो देखिए फिर से समझना, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी। जो सेंटर लाइन है, न्यूक्लियस के सेंटर लाइन पे जब एक अल्फा पार्टिकल मूव करता है v वेलोसिटी से, तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या करता है? कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स को फील करना या एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करता है। उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा होता है? वो क्या कर रहा होता है? बॉम्बार्डिंग की वजह से या v वेलोसिटी की वजह से अप्रोच कर रहा होता है अल्फा पार्टिकल की तरफ, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स इतना मैक्सिमम हो जाता है कि पार्टिकल एक पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, ठीक है। जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे पार्टिकल अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा, वहां पे क्या हुआ कि उस पार्टिकल की कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। जिस पोजीशन पे या जिस प्लेस पे वो क्या हुआ? स्टॉप हुआ, उस प्लेस से लेके जो न्यूक्लियस का सेंटर है, उन दोनों के मिड का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हमने कहा क्लोजेस्ट अप्रोच। स्टूडेंट्स ओके, देखिए तो हम इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखोगे आप इसको डेफिनेशन फॉर्म में? हम इसको स्टार्ट करेंगे व्हेन, लिखते हैं व्हेन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है। देखिए लिखते हैं इसको सपोज और लेट कर लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन को ना। लेट और assume, consider an alpha particle of mass m मास का एक अल्फा पार्टिकल है, ओके। कंसीडर एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m, मैं किसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश कर रहा हूं? क्लोजेस्ट अप्रोच को डिफाइन करने का कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने जो भी सब कुछ बोला ना, एक्सप्लेन किया, वो सारा का सारा डेफिनेशन में देंगे। कंसीडर एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v, ओके। velocity v moves towards the center of the center of nucleus, ओके। देखिए समझने की कोशिश करना, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। देखिए क्या हुआ, आपने कंसीडर किया एक अल्फा पार्टिकल को, ये एक अल्फा पार्टिकल है, इस थर्ड नंबर के अल्फा पार्टिकल को सोचना है, क्योंकि क्लोजेस्ट अप्रोच यहीं से आएगा। इसका मास कितना है? m मास का अल्फा पार्टिकल है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कैसे मूव कर रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ ये क्या कर रहा है? जो है मूव कर रहा है। अब देखिए कंटिन्यूअसली देखिए, इट अप्रोचेज, है ना। जब ये इस तरफ मूव करेगा तो अब देखिए क्या होगा, m मास का अल्फा पार्टिकल है, v वेलोसिटी से टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस मूव कर रहा है। तो जब ये मूव करेगा तो ये क्या करेगा? एक कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, ओके। इट एक्सपीरियंस a coulombic repulsive या रिपल्सन फोर्स, ओके। देखिए जब ये इस तरीके से मूव करेगा, देन इट एक्सपीरियंस ए कूलम्बिक रिपल्सन फोर्स,
ये कोलम्बिक रिपल्शन फोर्स को क्या करेगा, फील करेगा और क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, अच्छा मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि जब ये कोलम्बिक रिपल्शन फोर्स अप्लाई होगा तो सिचुएशन में क्या होगा कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम ये भी कह सकते हैं आगे, इट्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। कहां पे कन्वर्ट होगी, जब ये किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर क्या होगा, स्टॉप होगा। ठीक है, व्हेन इट स्टॉप्स at a moment, okay, when it stops at a moment, तो ये क्या कर रहा है, जब ये एक पर्टिकुलर मोमेंट पे रुक रहा है तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब उस सिचुएशन पे क्या हो रहा है, ये रुका, ठीक है, देखिए जो थर्ड पार्टिकल है उसको में ये चला, m मास का है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, मूव करने पर क्या हुआ, इसके ऊपर एक्सपीरियंस हुआ, एक कोलम्बिक रिपल्शन फोर्स का एक्सपीरियंस किया इसने, एक्सपीरियंस करने पर क्या हुआ, इट्स कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, व्हेन इट स्टॉप्स एट ए मोमेंट, ठीक है, जब ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे स्टॉप करता है। अब स्टॉप करने पर ये क्या कर रहा है, वापस से बाउंसिंग बैक आ रहा है एंड इट्स रिट्रेस थ्रू द पाथ, ये उस पाथ में वापस से रिट्रेस हो रहा है या फिर 180 डिग्री से वापस से क्या आ रहा है, बैक में आ रहा है। ओके, ठीक है, अब देखिए आगे कंटिन्यू हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे कंटिन्यू हम इसको लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर नॉट। अब देखिए यहां से क्या होगा, एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल स्टॉप्स फ्रॉम ए मूवमेंट, जो कि हम बात कर चुके हैं, जहां पे अल्फा पार्टिकल रुकेगा, ठीक है, वो कौन सा डिस्टेंस है, आर नोट है, आर नोट डिस्टेंस पे अल्फा पार्टिकल स्टॉप कर रहा है। स्टॉप करने के बाद में क्या हुआ, द अल्फा पार्टिकल स्टॉप्स फॉर ए मोमेंट एंड बिगिंस टू रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है, और वापस अपने पाथ में क्या कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है। ओके, एंड बिगिंस टू रिट्रेस, ओके, इसको कंटिन्यूअसली लिखिए, एंड बिगिन to retrace to its path, अपने पाथ में रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस पे स्टॉप कर गया, उस डिस्टेंस को हमने क्या कहा, क्लोजेस्ट अप्रोच कहा। ठीक है, देन द डिस्टेंस R naught is called a closest approach. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आपने कह दिया क्लोजेस्ट अप्रोच। फिर से समझिएगा, कंसीडर एन अल्फा पार्टिकल्स, ओके, अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है। इट्स एक्सपीरियंस है कोलम्बिक रिपल्शन फोर्स को ये एक्सपीरियंस करेगा। इट्स काइनेटिक एनर्जी अब जब फील करेगा तो क्या होगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, व्हेन इट्स स्टॉप एट ए मोमेंट, ठीक है, जब ये किसी मोमेंट पे स्टॉप करेगा उस टाइम पे कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी एंड इट्स बिगिन टू रिट्रेस टू इट्स पाथ, और ये अपने पाथ में फिर से रिट्रेस करना स्टार्ट कर जाएगा, मतलब वापस पीछे करना स्टार्ट कर देगा। देन द डिस्टेंस आर नॉट इज कॉल्ड क्लोजेस्ट अप्रोच, और जिस डिस्टेंस पर ये सारा वर्क होगा उस डिस्टेंस को हमने कह देना है क्लोजेस्ट अप्रोच। स्टूडेंट्स, अब देखिए इस क्लोजेस्ट अप्रोच को कैलकुलेट करते हैं हम, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी डेफिनेशन को रिटर्न कर चुके हैं। रिटर्न करने के बाद में हम कंटिन्यूअसली स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओके, समझिएगा, ओके, आर नोट हमें कैलकुलेट करना है और हमें डेफिनेशन में ये कहा गया कि हमने अल्फा पार्टिकल को कौन सा फोर्स फील करवाया, एक्सपीरियंस करवाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बिक फोर्स। ओके, रिपल्सन, कोलम्बिक रिपल्शन फोर्स इसने फील किया है।
तो देखिए किस किस के बीच में ये फोर्स लगा वो समझने की कोशिश करना। यहां पर अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल ये रहा, और ये क्या है आपके पास में न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस पे अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इस पे चार्ज हो जाएगा Ze, ध्यान रखिएगा न्यूक्लियस का चार्ज किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ze। अगर कोई भी आप पर्टिकुलर एटम ले रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एटम पे जो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है उसको Ze से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स वहां। और Z का मीनिंग क्या है, वहां पर Z जो है एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप कोई भी एटम ले रहे हैं उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है Z, और Ze जो है वो न्यूक्लियस पे चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखिए जो हम बात कर रहे हैं रिपल्सिव फोर्स की, ठीक है। कौन से रिपल्सिव फोर्स की, कोलंबिक रिपल्सिव फोर्स की। तो कोलंबिक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होता है दो चार्जेस के मिड में। दो चार्जेस कौन कौन से, एक तो अल्फा पार्टिकल जो कि क्या होता है, जो इसके ऊपर चार्ज होता है ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ प्लेस्ड है, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज तो ये रहा और एक चार्ज ये रहा, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, कोलंबिक जो है रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये जो कोलंबिक रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हुई जा रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब एक सिचुएशन ऐसी आएगी आर नोट पे कि कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के, और वहां से हम किसको कैलकुलेट करेंगे, आर नोट को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या है आपके पास में अल्फा पार्टिकल की। फिर से समझना काइनेटिक एनर्जी की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस पर ओके या फिर आर नोट डिस्टेंस पर क्या हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई कंप्लीटली किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है ड्यू टू कोलंबिक रिपल्शन फोर्स। कोलंबिक रिपल्शन फोर्स की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये पता करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, फिर वो कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के, दोनों को इक्वल करेंगे और वहां से आर नोट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ओके बात करते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर मैं अल्फा पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं के काइनेटिक एनर्जी अल्फा। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम और वी स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वी वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में R। ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखिए Q1 क्या है, यहाँ पे Q1 है ट्वाइस ऑफ E, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद एक चार्ज है तो ये Q1 का वर्क करेगा। न्यूक्लियस के पास एक चार्ज है Ze, तो ये Q2 का वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे आपकी जो Q1 है आपके पास वो तो ट्वाइस ऑफ E है, और जो Q2 है आपके पास वो है Ze। ये बात ध्यान रखेंगे, दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे। और एक चीज और देखिए R क्या है, R नॉट के इक्वल है। R का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो अल्फा और Ze के बीच का डिस्टेंस R नॉट है, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और जो K है ना वो क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। U तो U इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा K, ओके। Q1 का मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ E, Q2 का मतलब क्या हो गया Ze अपॉन में R का मतलब हो गया R नॉट, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे तो U इज इक्वल टू हो गया K, सॉरी ये हो गया देखो 2 आ जाना है 2K Ze स्क्वायर अपॉन में R नॉट हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे आप। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट हो गई किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन रूल लगाओगे तो यहां से क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के इक्वल पुट करोगे। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इक्वल जब आ जाएगी तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है या फिर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर जो है वो इक्वल हो गया किसके, ट्वाइस ऑफ के Ze स्क्वायर डिवाइड बाय R नॉट के।
यहां से आप आर नॉट कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए जब आर नॉट कैलकुलेट करेंगे तो यहां लिख रहा हूं, देन आर नॉट, यहां से देखिएगा आर नॉट इज इक्वल टू, देखो क्या हुआ, आर नॉट इज इक्वल टू हो गया ट्वाइस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन में हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक तो ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इस वाले टर्म को यूज करूं, इसको ना यूज करूं, तो यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू आ गई, आर नॉट जो कि क्या है आपके पास, क्लोजेस्ट अप्रोच है। ओके अगर मैंने ये वाला टर्म यूज करना है, हाफ ऑफ एमवी स्क्वायर यूज करना है, तो देखिए टर्म क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एमवी स्क्वायर से टर्म हो जाएगा। देखिए ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 into 2 कितना हो जाना है 4, तो ये हो जाएगा 4k z e स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा mv स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या आ गया, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है वापस से बात को समझें, हम लोगों ने क्या किया, कैसे कैलकुलेट किया। हम लोगों ने एक एटम कंसीडर किया, उसके इनसाइड में न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाई, हमने उस अल्फा पार्टिकल को कंसीडर किया जो कि क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के सेंटर लाइन पे क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। तो आर नॉट जो मिनिमम डिस्टेंस है वहां पर वो क्या हुआ, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट स्टॉप हुआ। उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट क्लोजेस्ट अप्रोच। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करी जो कि हाफ ऑफ mv स्क्वायर है, जानते हैं आप लोग इजी से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो k q1 q2 अपॉन में r फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी का कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये बात ध्यान रखना आप, है ना। तो k q1 q2 अपॉन में r हो गया, q1 का वैल्यू ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्योंकि अल्फा पार्टिकल है q1। देखिए इसको q1 मान लेता है तो 2e इस पे चार्ज है, q2 कौन है, न्यूक्लियस पे चार्ज जिसको ze से रिप्रेजेंट करते हैं तो ze हो गया। r का वैल्यू क्या है, इन दोनों के मिड का डिस्टेंस r नॉट है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो u आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड से, एनर्जी कंजर्वेशन से फर्स्ट और सेकंड इक्वल को इक्वल किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वल करके मिनिमम डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट कर ली, ट्वाइस ऑफ k z e स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखिएगा, अब हम कैलकुलेट करते हैं किसको, अब हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट तो एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज भी था। देखिए क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट कर लिया, ये फॉर्मूला है क्लोजेस्ट अप्रोच का, याद रखेंगे 2k z e स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल या फिर 4k z e स्क्वायर अपॉन m into v स्क्वायर, ये ध्यान रखना है हमें ना। देखिए हम न्यूक्लियर साइज का एस्टिमेशन भी करते हैं इसी फॉर्मूले से। देखिएगा जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने अलग अलग एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करवाया तो उन्होंने ये देखा कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस तक, सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच तक जब अल्फा पार्टिकल जाता है तो उसको काइनेटिक एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। जब क्लोजेस्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं तो फॉर क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या लेनी है हमें, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेनी है। ओके बात को समझिएगा, देखिएगा यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। फॉर क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अगर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो कितना है, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखिए ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, अब इस काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, जूल में। तो पहले मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻⁶ से। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आ जाना है, ये आ जाना है 5.5 into 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिएगा काइनेटिक एनर्जी किसमें गिवन थी अल्फा पार्टिकल की, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम कन्वर्ट किसमें करना चाहते हैं इसको, जूल में। जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हो जाना है 5.5 into 10⁻⁶ into 1.6 into 10⁻⁻⁹ जूल हो गया, ये लीजिए। ओके अब यहाँ पे एक चीज समझ में आनी चाहिए, अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है आपको तो उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1.6 into 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात गांठ मान लीजिए,
काम आएगी बहुत सारी न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पे बहुत सारा वर्क करेगी। और इसका जस्ट उल्टा भी ध्यान रखो, अगर एनर्जी हमें जूल में गिवन है और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम चाहते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल देखो क्या जाना है 5.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻, कितना आ जाना है 13 कर दूं, ठीक है, -13 ही हो जाएगा ना, 13 सही है, हाँ सही है, 13 जूल ले लीजिए, क्योंकि -19 में से 6 को लेस कर दोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गई। ओके, अब देखिए के की बात कर लेते हैं, यहाँ के क्या है कांस्टेंट, ओके, वेयर के इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ओके, और के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चैप्टर फर्स्ट में, ओके, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ओके, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पावर -2, ये के का वैल्यू हो गया। z की बात कर लेते हैं, तो z यहाँ पे जो रदरफोर्ड ने जिस फॉइल को यूज किया वो कौन सी फॉइल थी, गोल्ड फॉइल थी, तो z मतलब गोल्ड के लिए z का वैल्यू कितना होता है 79, ओके, z किसके लिए लोगे आप 4 गोल्ड, ओके, गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड के लिए z का वैल्यू हो जाएगा 79, ये बात समझ में आई, ठीक है। बात करते हैं E की, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E की बात कर लेते हैं, तो E आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ देखिए सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए 2 कांस्टेंट टर्म है, K भी कांस्टेंट है, ओके, कौन सा कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 हो गया। चलो z कौन सा लेना है, गोल्ड के लिए z को कंसीडर करना है, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड लेना है जो कि 79 होता है, ई स्क्वायर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट कर ही चुके हैं, ये रही, ठीक है, 5.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻13 जूल। चलो वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखिए r0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, r0 इज इक्वल टू देखिए 2 एज इट इज इंटू काइनेटिक एनर्जी को रिटर्न करोगे 5.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 इंटू में चलते हैं z की जगह प्लेस कर लेना है 979, इंटू में कंटिन्यू करते हैं ई स्क्वायर की जगह प्लेस करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर पुट कर देंगे, और डिवाइड बाय देखिए काइनेटिक गड़बड़ जा रहे हैं ना, ये लीजिए वापस से चेंज करो, सही करो, देखिए 2 एज इट इज इंटू के की बात करते हैं तो के क्या है कांस्टेंट है आपके पास 9 इंटू 10⁻9 इंटू z 79 हो गया, इंटू में आपके पास ई स्क्वायर हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर हो गया, और इसके डिवाइड में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और इसका वैल्यू फिक्स है 5.5 इंटू 5.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13। जब इस कंप्लीट फिनोमेना को सॉल्व करेंगे तो r0 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 4.13 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, ओके, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो r0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 41.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये आपके पास r0 का एक टर्म आएगा स्टूडेंट्स। थोड़ा सा इधर साइड में वो लिख देता हूं, ओके, जब r0 का टर्म ये आएगा आपके पास में 41.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर आएगा, तो देखिएगा यहाँ पे r0 क्या हो जाना है, r0 इज इक्वल टू, इसको रिटर्न कर देंगे 41.3 fm, ओके, fm का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है फर्मी, ओके, लिखिएगा आप वेयर fm इज इक्वल टू क्या फर्मी, और फर्मी का मीनिंग समझो यहाँ पे 1 फर्मी इज इक्वल टू कितना हो गया 10⁻⁻15 मीटर, जो कि साइज ऑफ न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, ओके, बात को समझना, हमारा टारगेट क्या था एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियस साइज, तो रदरफोर्ड ने यहां से आइडिया लगाया साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है 10⁻⁻15 मीटर है,
41 तो एक डिजिट है छोटा सा, उसको तो रिमूव भी किया जा सकता है। तो 10⁻⁻15 मीटर में 41 को मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, मतलब 41 उसके साथ में कोई ज्यादा इफेक्टिव रोल में नहीं आने वाला है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास में साइज ऑफ न्यूक्लियस आ गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया है। ये दोनों पॉइंट्स आपके माइंड में अच्छे से क्लियर होने चाहिए। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में 3-4 टॉपिक अपने माइंड में रखोगे डेफिनेशन में। वापस से रिपीट कर रहा हूं, डिफाइन कैसे किया आपने डिफाइन इस तरीके से किया कि एक m मास का अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है सेंटर ऑफ न्यूक्लियस को, है ना, अप्रोच कर रहा है। अप्रोचिंग में क्या कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक रिपल्शन फोर्स को फील कर रहा है। ठीक है, फील किया, फील करने पर क्या होगा, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, अब वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या हो रहा, स्टॉप हो गया। जब वो स्टॉप हुआ, स्टॉप होके क्या हुआ, जिस डिस्टेंस पर वो स्टॉप हुआ, ठीक है, उस डिस्टेंस से क्या हो गया, वो रिट्रेस हो गया। ओके, और जिस डिस्टेंस पे वो रिट्रेस हुआ है वहां पे क्या हुआ, उस अल्फा पार्टिकल की कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। जिस डिस्टेंस पर ये सब कुछ हुआ है वो डिस्टेंस क्या है, आपकी क्लोजेस्ट अप्रोच है स्टूडेंट्स। जो मैंने बोला वो आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग माइंड में इमेज बननी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करी, आर नॉट को कैलकुलेट करने की कोशिश करी। इसके लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट किया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट किया, दोनों को इक्वल किया और आर नॉट की वैल्यू आ गई। आर नॉट के दो फॉर्मूले हमारे पास में आए। पहला फॉर्मूला आया हमारे पास में 2kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड 4kZe² अपॉन m/v। ठीक है, जब हम रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग गोल्ड फॉइल पे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमने क्या कंसीडर करी, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लेना है। के आपके पास में क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है उसका 9 × 10⁻⁹, Z 79 फिक्स कर लिया, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी फिक्स कर लिया। ठीक है, जब सारे कांस्टेंट्स को पुट किया तो आर नोट का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिला हमें 41.3 × 10⁻⁻15 मीटर। अब जो 10⁻⁻15 मीटर है उसको हमने क्या लिखा, फर्मी, FERMI फर्मी, और यहाँ पे 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर हो गया, जो कि साइज ऑफ न्यूक्लियस हुआ। ओके, इतना क्लियर होना चाहिए। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, 5 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो है इंपैक्ट पैरामीटर। अब इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है इस पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए, इंपैक्ट पैरामीटर को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है वो है इंपैक्ट पैरामीटर आज का। ओके, इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग। देखिए अब इंपैक्ट पैरामीटर है क्या, समझना। सोचिए ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया, पॉजिटिवली चार्ज है कंप्लीटली, देखिए न्यूक्लियस है। ओके, अब इस न्यूक्लियस का क्या है, एक सेंटर ऑफ लाइन है, ये लीजिए, ये न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ लाइन हो गया। डन, इसको बोलेंगे सेंटर लाइन ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर लाइन। ओके, सेंटर लाइन ऑफ न्यूक्लियस है। अब एक अल्फा पार्टिकल आया, सोचिए ये एक अल्फा पार्टिकल आया U। ओके, इस तरीके से मूव कर रहा है। अब देखिए क्या हुआ, यहां पे वही रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा, ये अपने पाथ को बेंड कर देगा, मतलब इसको जाना यूं सीधा चाहिए था, स्ट्रेट ये जाता, बट उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये बैंड हो गया और बैंड होके ये ऊपर की तरफ चला गया। ओके, तो जिस पॉइंट से ये बैंड हुआ है, ठीक है, मतलब जिस जगह से ये बैंड हुआ है उस जगह से सेंटर ऑफ लाइन के मिड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं B, जिसे बोलेंगे इंपैक्ट पैरामीटर। और ये जिस एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है उस एंगल को बोल देना है हमें थीटा। स्टूडेंट्स बात समझ में आई, उसका डेफिनेशन लिखेंगे, इंपैक्ट पैरामीटर is defined as the perpendicular distance between, ध्यान से सुनना, impact parameter is defined perpendicular distance between velocity vector of alpha particle। ये क्या है, ये alpha particle का velocity vector है।
velocity vector of alpha particle and center line of nucleus। बात को फिर से सुनने की कोशिश करना। इम्पैक्ट पैरामीटर का क्या डेफिनेशन लिखा? इम्पैक्ट पैरामीटर is defined perpendicular distance between देखो किस किस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? इम्पैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आपका फोकस यहां होना चाहिए। अब किस किस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इसको क्या बोलोगे आप? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या है ये? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, देखिए बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, एंड अच्छा वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर लाइन। ये कौन सी लाइन है? सेंटर लाइन ऑफ न्यूक्लियस एंड सेंटर लाइन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, समझ में आई बात? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। ओके, इट इज डिनोटेड बाय बी। इसको बी से आप डिनोट करेंगे। ये लीजिए बी से इसको डिनोट करेंगे। इसका भी पर्टिकुलर फॉर्मूला है, तो लिखिए बी का जो फॉर्मूला है पर्टिकुलर वो क्या हो जाएगा? वो जाएगा के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2। ध्यान से देखिएगा, के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये इसका फॉर्मूला है। इसको डिराइव नहीं करना है हमें, इसको डायरेक्टली ही यूज करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इंपैक्ट पैरामीटर का डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। इंपैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी है ये। इंपैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन velocity vector of alpha particle, okay, and center line of nucleus, it is denoted by B। मैथमेटिकली इसको क्या रिटर्न करेंगे? B is equal to K Z E square cot theta by 2 upon kinetic energy, where theta is the scattering angle। थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा is equal to स्कैटरिंग एंगल है। ओके, स्कैटरिंग एंगल बोलेंगे आप थीटा को। थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, देखिए 3 कंडीशंस हैं यहाँ पे। 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन समझना, कंडीशन नंबर फर्स्ट कंडीशन, इफ बी इज मोर। अगर सोचो कि बी की वैल्यू मोर होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो जो कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स है वो क्या होगा? वीक होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? इसके केस हैं या फिर पॉइंट्स बोल सकते हैं। केसेस की बात करेंगे तो केस नंबर फर्स्ट में क्या हो जाएगा? इफ बी इज मोर। ओके, अगर बी मोर है, बहुत ज्यादा है, बी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर है, तो वो क्या होगा? वो डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, सीधा चला जाएगा। मतलब जो कूलम्बिक रिपल्शन फोर्स है वो क्या है? वीक है। दैट मींस क्या हो गया? रिपल्सन फोर्स इज वीक। ठीक है, वो क्या है? वीक है। ये यू है, पी यू है ना, रिपल्सन फोर्स इज वीक। ये केस फर्स्ट हो गया। केस नंबर सेकंड में देखिएगा, इफ बी इज लेस। अगर बी बहुत लेस है, बहुत कम है, ठीक है, उस केस में क्या होगा? जो रिपल्सन फोर्स है, रिपल्सन सही करें, रिपल्सन जो फोर्स है, ओके, इज क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। इस केस में स्ट्रॉन्ग होगा। एंड लास्ट एंड थर्ड केस में देखिए, अगर बी की वैल्यू को ही 0 कर दिया जाएगा, इफ
b इज इक्वल टू 0। थर्ड केस में b 0, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ही नहीं, 0 ही चलेगा ही। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो थीटा है, थीटा जो स्कैटरिंग एंगल है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये इसके 3 केसेस बनते हैं, 3 पॉइंट्स बनते हैं, 3 नोट्स कह सकते हैं आप इसको, इंपैक्ट पैरामीटर को। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, छोटे थे बस बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम फेस करेंगे। उसके बाद वाले लेक्चर में हम बात करेंगे बोर्स एटॉमिक थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट्स तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।